नमस्कार दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आप भी हमारे साथ जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो आ जाइए। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज शनिवार है और वीकेंड है। उम्मीद है वीकेंड के लिए आप लोगों ने कोई प्लान वालान बनाया होगा। तो बहरहाल शुरू करते हैं आज की बात, भोर की बात, आपकी बात, हमारी बात, मन की बात। जो भी बात कर लीजिए, थोड़ी बहुत अगले आधे घंटे तक आपसे बातचीत होती रहेगी। कुछ खबरें जो अखबार में ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचनी चाहिए, वो मैं आपको पहुंचाऊंगा। उनके साथ जो मेरे विचार हैं उनको भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और इस प्रोग्राम का कतई मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ ज्ञान बांटना चाहता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ज्ञान बांटने के लिए बहुत लोग इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ अपने विचार और बातचीत को आपके साथ साझा करने के लिए ये प्रोग्राम करता हूँ। सुबह की पहली चाय उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पी चुके होंगे या पी रहे होंगे या पीने वाले होंगे। तो शुरू करते हैं। ये अमेज़न प्राइम का एक विज्ञापन छपा है, देखिए। जेलर, रॉकी और रानी और बम्बई मेरी जान। तो ये तीनों फिल्में अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें जेलर मैंने देखी है, रजनीकांत साहब की, वो अच्छी फिल्म है। तो शुरू करते हैं आज की एक ऐसी खबर से जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है और मेरे नवभारत टाइम्स है मेरे हाथ में। तो इसमें एक खबर ये छपी है कि मैरिटल रेप मामले में अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगा सुप्रीम कोर्ट। मैरिटल रेप का मतलब आप समझते ही होंगे। शादीशुदा कपल जो होता है उसके बीच का ये मामला है, जिसमें रिलेशनशिप जो है, फिजिकल रिलेशनशिप, पति जो है वो ज़बरदस्ती पत्नी की इच्छा के बगैर नहीं कर सकता, और अगर ये करता है तो ये मैरिटल रेप होगा। तो इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है और अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगा। आज हो गई है 23 सितंबर, यानी हफ्ते और 10 दिन बाद जो है इसकी सुनवाई शुरू करेगा। तो एक लाइन में पढ़ देता हूँ आपको। मैरिटल रेप तो आप समझ ही गए होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैरिटल रेप मामले में याचिका दाखिल पर वह अक्टूबर के मिड से सुनवाई करेगा, यानी 15 अक्टूबर से। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने ये मामला उठाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि संवैधानिक बेंच की सुनवाई के बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील करुणा नंदी ने कहा कि मामले में सुनवाई की ज़रूरत है। तब सीजेआई ने कहा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जब संवैधानिक बेंच की सुनवाई पूरी हो जाएगी तब इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। तो आपको बता दें कि अर्जी में मांग की गई है कि मैरिटल रेप को अपराध की कैटेगरी में लाना चाहिए। दुनिया के कई देशों में मैरिटल रेप के अपवाद को ख़त्म किया जा चुका है। अब दुनिया के कई देश जो हैं, मान लीजिए वेस्टर्न कंट्री होंगे ज़्यादा इसमें, और उनकी सामाजिक ताने बाने में और बुनियादी ढांचे में और भारत के बुनियादी ढांचे में बहुत अंतर है। भारत की 75% जनता जो है वो गाँव में बसती है। गाँव में जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती। तो शादी के बाद अगर पति ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन पत्नी के साथ बनाता है तो भारत में तो ये मुझे लगता है कि हर चौथे घर में होता होगा। लेकिन इसको अगर अपराध बना देंगे तब तो बड़ी दिक्कत आएगी। ये पढ़े लिखी जो एलाइट ग्रुप के लोग हैं, बड़े बड़े शहरों मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले, उनके लिए ये कानून तो ठीक है। लेकिन जो पढ़ी लिखी जनता है, हमारे यहाँ आदिवासी जनता है, ओबीसी जनता है। आदिवासी सबसे पहले तो क्या आदिवासियों पे ये कानून लागू होगा? गांव देहात के लोगों को आप कैसे समझाएंगे? ये ठीक है कि मतलब आधी आबादी को बराबरी का दर्जा देने के लिए इस पे सुनवाई की जाए या
इस पर विचार किया जाए। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ जहाँ का सामाजिक ताना बाना इस तरह का है कि शादी जो है 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, तो उसमें कभी मनमुटाव हो गया पति पत्नी के बीच, या मान लीजिए कभी इस तरह की जोर ज़बरदस्ती हो गई, तो उसके आधार पर पति को जेल भेज दिया जाए उसे अपराध मानकर। तो भारत में तो अब आप ही बताइए क्या किया जा सकता है, आप ही अपनी राय दीजिएगा। मुझे ये खबर थोड़ी ठीक लगी तो इसको मैंने आपसे शेयर किया है। अब आते हैं जस्टिन ट्रूडो, कनाडा मामला चल ही रहा है, आपको पता ही है। तो इसमें 2 चीज़ें जो है डेवलपमेंट हुई हैं। 2 डेवलपमेंट हुई है ये कि ट्रूडो जो है अमेरिका गए थे, तो वहाँ पे जब मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई इसके बारे में क्या पुख्ता सबूत है, जो बयान उन्होंने सोमवार को दिया था संसद में कि निज्जर की जो हत्या, हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई और उसमें जो है भारतीय एजेंसी या भारतीय एजेंटों का हाथ है, ये पुख्ता आरोप हैं, सबूत नहीं है, पुख्ता आरोप हैं। और तो उसके बारे में जो है पूछा जा रहा था उनसे कि भैया कहाँ हैं, क्या है। तो कल उन्होंने जवाब दिया है, उसमें कनाडा ने कहा है कि सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप इंसानी और खुफिया जानकारी और ओटावा के 5 आइज खुफिया नेटवर्क के सहयोगी देश से मिली गोपनीय सूचनाओं पर आधारित है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया की में निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप के बाद ये विवाद पैदा हुआ। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एक इकाई ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि कनाडा की सरकार ने सिख व्यक्ति की हत्या के मामले में 1 माह से जारी जांच में इंसानी और खुफिया जानकारी जुटाई। कनाडा सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि इस खुफिया जानकारी में कनाडा में मौजूद भारतीय राजदूतों की और भारतीय अधिकारियों के आपस की बातचीत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुफिया जानकारी केवल कनाडा से ही नहीं, इनमें से कुछ 5 आइज खुफिया नेटवर्क के अनाम सहयोगी से भी मिली है। आपको पता है कि 5 आइज खुफिया नेटवर्क में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजनीतिक संकट पर्दे के पीछे काफ़ी तेज़ी से उजागर हुआ। और कल ही ट्रूडो ने बयान दिया ये कि साहब इसके बारे में जो है भारत सरकार या दिल्ली को बताया गया था और उनसे कहा गया था कि जांच में सहयोग करे, कुछ इस तरह का बयान ट्रूडो ने कल दिया है। तो एक बार फिर वो ट्रूडो साहब कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं और उनके यहाँ जो हो रहा है, जो जिस तरह का वो कर रहे हैं क्रियाकलाप अपने देश में, और जिस तरह से जो है खालिस्तानी समर्थक उनकी धरती पर सिर उठा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहते वो। उसके बारे में चूँकि इसलिए नहीं कहेंगे कि उनका वोट बैंक है और उन्हीं के समर्थित लोगों की बनी हुई एक पार्टी जो है उनके गठबंधन, सरकारी गठबंधन में शामिल है, जो सरकार बनाई है उन्होंने, तो उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उस बारे में तो हमारे सरकार ने, हमारे भारत देश ने सबूत पेश किया, उनको सबूत भी दिया है, हमने सबूत भी उपलब्ध कराया है, लेकिन तब भी उन्होंने कोई वो नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। और उस आरोपों को वो संसद में बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं कि जिसके बारे में उनके पास कोई सबूत नहीं है उसे वो पुख्ता आरोप बता रहे हैं। तो ये एक विरोधाभास है कि हमने सबूत उपलब्ध कराया तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं और खुद जो है सिर्फ आरोप के आधार पे जो है किसी को दोषी ठहराना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो संबंध जो है वो गड़बड़ करना चाह रहे हैं भारत के साथ। तो ठीक है, करिए साहब, करिए, लेकिन जो ये आप अपनी ज़मीन पर खालिस्तानी विरोधी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसका कोई लाभ नहीं होगा। भले ही कौन से आइज और किसाई के मेंबर हों, कुछ भी हों, जो गलत है वो गलत है, तो लिहाजा सुधर जाइए। और ये भी है, अखबार में कोई रिपोर्ट छपी है INS की कि एक सर्वे सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री के तौर पर कनाडा के लोगों की पहली पसंद जस्टिन ट्रूडो नहीं है।
कनाडा में 2025 में आम चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले आए एक सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। 40% लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री की पहली पसंद माना। सिर्फ 31% लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया। इप्सॉस ने इस सर्वे को किया है। इप्सॉस के CEO डैरल ब्रिकर ने कहा कि यह एक बड़ा अंतर है। यह दिखाता है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो कंजर्वेटिव पार्टी बहुमत वाली सरकार बना सकती है और लिबरल वाली पार्टी जिसके PM ये हैं जस्टिन ट्रूडो, ये सरकार से बाहर हो जाएंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। तो इस रिपोर्ट को भी ध्यान में रखिए ट्रूडो साहब, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब आप यहाँ आए थे G20 में, तो उसको लेकर आपसे सवाल किए थे, बताया था आपको। हाँ, और ये रिपोर्ट छपी है फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में अलगाववादी समर्थक गतिविधियों को लेकर PM जस्टिन ट्रूडो से सवाल किए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन समेत दुनिया के कई नेताओं ने उस आरोप को लेकर चिंता जाहिर की थी जिसमें निज्जर की हत्या में भारत के संलिप्तता के आरोप लगाए गए थे। फाइव आइज के सदस्यों ने भी यह मुद्दा उठाया था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। आते हैं मानसून पे। आज 22 तारीख हो गई और अभी भी हमारे शहर में आज सुबह में जब उठा तो बादल छाए हुए थे। तो मानसून की एक छोटी सी खबर है। मानसून से हमारा लाइफ स्टाइल जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है, आपको तो पता ही है। तो 25 तारीख से मानसून जो है हम लोगों को टाटा बाय बाय करना शुरू कर देगा। करीब हफ्ते भर की देरी के साथ 25 सितंबर से साउथ वेस्ट मानसून की विदाई शुरू हो सकती है। साउथ वेस्ट मानसून वही है जो हमारे यहाँ आता है बारिश लेकर, जिसका इंतज़ार हम साल भर करते हैं, जिसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है। वो हमारी अर्थव्यवस्था जो है इसी मानसून साउथ वेस्ट मानसून पर डिपेंड करती है। तो इस बार जो है 780.3 मिलीमीटर पानी बरसाने के बाद साउथ वेस्ट मानसून जो है वो जा रहा है। पानी थोड़ा कम बरसा है, मुझे लगता है 780 का आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं है जिससे हमारी खेती बाड़ी जो अगली होने वाली है रबी की वो प्रभावित हो सके। तो मौसम की विदाई शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान से मानसून के रुखसत होने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। सामान्य तौर पर मानसून की विदाई 17 सितंबर से शुरू होती है और 15 अक्टूबर तक पूरे देश से ये विदाई हो जाती है। इसके बाद सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत और इससे लगते पश्चिमी मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान बारिश में कमी आएगी। एक्सपर्ट के अनुसार अगर मानसून और लेट हुआ तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि बारिश का सीज़न लंबा होने वाला है। वैसे लंबा हो चुका है। पिछले कई सालों से अगर आप देखिए तो मानसून जो है वो ऑलमोस्ट सितंबर लास्ट तक एक्टिव रहता है। कभी कभी तो आपको याद होगा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी बारिश हुई है। तो ये है, मानसून की विदाई हो रही है और अगले महीने तो बहुत सारे तीज त्यौहार हैं, आपको पता ही है। अब तो जल्दी से वो शुरू होने वाला है, क्या बोलते हैं, पितरपक्ष शुरू होगा। पितरपक्ष के बाद नवरात्र। नवरात्र में नवदुर्गा का पूजन, दशहरा, दशहरा में रावण वध, उसके बाद दशहरे के बाद फिर दिवाली, फिर छठ पूजा। तो अगले जो ये 22 सितंबर है और ऑलमोस्ट 21 नवंबर तक, मेरे ख्याल से 19 या 20 को छठ पूजा है या 20-21 को छठ पूजा है नवंबर में। तो त्योहारी सीज़न है और हमारे यहाँ ये बेस्ट माना जाता है अगर एज फार एज नॉर्थ इंडिया इज कंसर्न। तो उत्तर भारत क्या पूरे भारत में जो है ये त्यौहार का सीज़न है और मौसम भी ठीक ठाक रहता है। तो चलिए त्यौहार से मौसम से चलते हैं संसद में, जहाँ का मौसम कल बिगड़ गया था। अपने एक बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधुड़ी जी, तो इनका वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे।
पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। बीएसपी के दानिश अली एक सांसद हैं, उनको उनके किसी सवाल का जवाब ये दे रहे थे तो बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो वो आपने सुन लिया होगा सोशल मीडिया पे, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निहायत ही मतलब घटिया टिप्पणी की थी इन्होंने रमेश बिधूड़ी जी, और अभद्र जिसको कहा जाए। तो इनके बयान पर राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में खेद जताया और इनको नोटिस मिली है। बीजेपी ने इनसे जवाब मांगा है 15 दिन में, और स्पीकर ने भी इनको चेतावनी दी है, ओम बिरला ने। तो थोड़ा सी खबर है, ये मैं पढ़ देता हूँ। अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है, लेकिन जानना चाहिए आपको अच्छी खबरें भी और बुरी खबरें भी। लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ असंसदीय बयान देने वाले दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को उनकी पार्टी ने यानी बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस दिया है। बीजेपी ने उनसे 15 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है और यह भी पूछा है कि असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए उनके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए। तो पूरे देश ने सुना, ये जवाब क्या देंगे? ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए हैं, बताइए। तो चलिए इसको पहले खबर पढ़ लेते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए बिधूड़ी के बयान को सदन की कार्रवाई से ओम बिरला जी ने हटा दिया है और उन्हें भविष्य में इस तरह के आचरण पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। दानिश अली ने बिधूड़ी के खिलाफ बिरला जी को पत्र भी लिखा है और मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब एक सांसद के साथ संसद के भीतर ऐसा हो सकता है तो एक आम नागरिक के साथ क्या हो रहा होगा। अब तक हेट स्पीच सड़क पर होती थी, लेकिन अब संसद के भीतर हो रही है। मैं रात भर सो नहीं पाया। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भारी मन से इस सदन की सदस्यता छोड़ने पर विचार कर सकता हूं, क्योंकि इस सदन में मैं हेट स्पीच सुनने नहीं आया हूं। उधर इनकी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं बीएसपी की मायावती, उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा उनके बिधूड़ी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं करना दुखद है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखेंगे और मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग करेंगी। तमाम विपक्षी दलों ने बयान की आलोचना की है। और वो दानिश अली जो है राहुल गांधी से भी मिले हैं और उसके बाद उन्होंने फ़ोटो मिलने की शेयर करके लिखा है, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। और राजनाथ सिंह ने माफ़ी मांगी है इनके इस कृत्य पे। मतलब कैसे कोई इस तरह से बोल सकता है, वो भी संसद में, समझ में नहीं आता। अब वो जब बोल रहे थे ना तो पीछे उनके वो बैठे थे, हर्षवर्धन साहब, बड़े सज्जन आदमी हैं, मैं जानता हूँ इनको। अब उनके पीछे ये बैठे थे, एक आदमी और बैठा था, कोई सांसद, लेकिन इनका ज़रा मुस्कुराते हुए, बत्तीसी दिखाते हुए कोई फ़ोटो जो है, वीडियो जो है, वो वायरल हो गया। तो इनके ऊपर आरोप लगने लगा, जबकि ये सज्जन आदमी हैं, कि भैया ये देखिए वो जब बोल रहे थे तो डॉक्टर साहब जो है वो सुन रहे थे। तो इसको लेके उनका बयान आया है कि भैया मेरा नाम बेवजह घसीटा जा रहा है, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे शोर शराबे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, हर्षवर्धन साहब का कहना है। तो जब सुनाई नहीं दे रहा था तो हंस क्यों रहे थे? हंसना नहीं चाहिए था। बहरहाल इन्होंने अपना वो जो बयान जारी किया है, अपनी सफाई दी है कि सच बात तो यह है कि उस शोर शराबे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। बिधूड़ी के बयान के दौरान हर्षवर्धन जी का पीछे बैठे वीडियो वायरल हुआ था। ये अखबार में लिखा है खाली इतना, लेकिन हंसते हुए वायरल हुआ था, ये नहीं लिखा है। तो उसके बाद चलिए संसद से आ जाते हैं सीधे हम अपने उत्तर प्रदेश, लखनऊ। और कल बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है। हमारी यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस या अयोध्या पुलिस कह लीजिए, इन लोगों ने 29 अगस्त यानी 22 और 3 25 दिन के बाद एक महिला सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल यात्रा कर रही थी और बड़ी ही गंभीर हालत में वो रेलवे किनारे, लाइन के किनारे मिली थी और ईश्वर ने उसे बचा लिया। उसे ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया यहाँ पे, और अभी भी वो ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है, यानी इतने 25 दिन बीतने के बाद भी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर रूप से वो घायल हुई होगी। ईश्वर ने जान बचा ली उसकी। तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि इसने किस पे हमला किया। पहले हुआ कि उसके साथ रेप भी हुआ है, लेकिन बाद में मेडिकल में रेप की पुष्टि नहीं हुई, सिर्फ मारपीट की पुष्टि हुई। तो उनके साथ उसको तलाशने के लिए पूरी अयोध्या पुलिस और गोंडा पुलिस और कहाँ कहाँ की पुलिस लगी हुई थी। पूरा रेलवे लाइन को जो है छाना गया, उस पर सवारी की गई, सारे स्टेशनों के सीसीटीवी
फुटेज जो है वो तो किया गया, अयोध्या स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज जो है वो किया गया। तो जाके और महिला ने जो हुलिया बताया था उसके आधार पर संदिग्धों की शिनाख्त हुई और उसके बाद पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। कल मुठभेड़ हुई, मनकापुर में हुई है। कहाँ? हाँ। और 1 लाख का इनाम घोषित था इन तीनों अपराधियों पर, खासकर मेन जो अपराधी है उसको आपको तो पता ही है, तो मार दिया उसको। इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर में अनीस पहुंच गए, जो किए थे वो पा गए। तो हमारे डीजी साहब का बयान छपा है इसमें, स्पेशल डीजी जो है प्रशांत कुमार जी का। उन्होंने लिखा है कि तीनों 29 अगस्त को मनकापुर से प्रयागराज जा रही सरयू एक्सप्रेस में सवार हुए थे और डिब्बे में 2 बुजुर्ग साधुओं के अलावा महिला हेड कांस्टेबल भी थी। वो सीट पर सो रही थी। काले रंग का एक बैग उसके सिर के नीचे था। अनीस ने बैग निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी की नींद खुल गई। उन्होंने अनीस के पेट पर लात मारी। इस पर अनीस ने चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। तीनों बदमाशों ने महिला पुलिसकर्मी का सिर कई बार खिड़की से या खिड़की में जो रॉड होती है उससे टकराया। उसके बाद वो बेहोश हो गई। जान बच गई उसकी, न तो मतलब मरी हुई थी ऑलमोस्ट। तो एक तो गए ऊपर और 2 जो है घायल हैं, वो गए अस्पताल और 3 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। इसमें लिखा है कि एसओ पूरा कलंदर, रतन शर्मा सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो इस तरह से ये मामला हुआ खुलासा। तो ये खबर हमारे चैनल पे है, मैंने कल लगाई थी, इसको आप चाहे देख सकते हैं। इसमें डीजी साहब का बयान नहीं है हमारी खबर में, उसमें जो है नैयर साहब जो शायद अयोध्या के एसएसपी हैं उनका बयान है। तो ये खबर आपने देखी होगी और कल सोशल मीडिया पर भी देखी होगी। तो चलिए अब आते हैं बनारस, अयोध्या से काशी आज पीएम आ रहे हैं, आपको पता ही है। और 16 अटल आवासीय विद्यालय जो है यूपी में खुल रहे हैं, उनका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ काशी में राजा तालाब में जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है उसके नींव रखेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे। वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर वहाँ से जाएंगे मंडपम, कहाँ पे मंडपम है, नहीं वो जो है क्या बोलते हैं, सिगरा में बना है, वहाँ से जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर वो संसदीय क्षेत्र रोड शो भी करेंगे 4 किलोमीटर। साथ ही 1,565 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें प्रदेश के 16 मंडलों में बने अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। तो ये है। और वहाँ पे एक मीटिंग भी है, वो जो ऑडिटोरियम है सिगरा में। इसमें नहीं लिखा है, जागरण में लिखा होगा। जागरण में आपको उठाता हूँ, जागरण से बताता हूँ। चलिए इतना है जो है सो है, अब देख लीजिएगा उसमें क्या है। इसमें भी नहीं है। बड़ी ताजुब की बात है कि पीएम के दौरे के बारे में छपा नहीं है फ्रंट पेज पे, कहीं अंदर छपा है लग रहा है। तो बहरहाल ये है। तो इसकी जो है आपको सूचना मिलेगी और इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। अब आते हैं, ये एशियन गेम्स भी शुरू हो रहे हैं ना, तो उसमें हमारे 3 खिलाड़ियों को ये इसने क्या किया है, क्या नाम इसका, चाइना ने वीज़ा नहीं दिया है। वो अरुणाचल के 3 खिलाड़ी हैं। तो इसके विरोध में हमारे खेल मंत्री ने जो है, अनुराग ठाकुर जी ने, सूचना प्रसारण मंत्री ने चीन का दौरा रद्द कर दिया है। तो ये एक अलग मामला है, थोड़ा सा जान लीजिए आप भी कि चीन सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ी, कुछ मतलब 3 खिलाड़ियों को उसने वीज़ा देने से मना कर दिया है, क्योंकि उसका क्लेम है कि अरुणाचल मेरा प्रदेश है। तो ये मामला तो बहुत दिन से चल रहा है, आपको पता ही है। तो प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को हांगझू एशियाई खेलों के लिए वीज़ा नहीं देने पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भारत ने चीन के इस रवैये को न सिर्फ भेदभाव वाला करार दिया है, बल्कि भारत के युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी है।
साथ ही विदेश मंत्रालय ने चीन को याद दिलाया है कि भारत के पास भी अपने हितों को देखते हुए उचित फैसला करने का अधिकार है। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। बागची ने कहा कि भारत सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि अरुणाचल प्रदेश में जन्म लेने वाले कुछ भारतीय खिलाड़ियों का पंजीयन नहीं किया गया है और चीन की तरफ से उन्हें एशियाई खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई है। चीन ने पूर्व नियोजित योजना के तहत ऐसा किया है। तो ये है गड़बड़ी। अरुणाचल प्रदेश के 2 वुशु खिलाड़ियों ओनिलू तेगा और मेपुंग लामगू को ह्वांगझू एशियाई खेल की आयोजन समिति ने भाग लेने की मंजूरी दी थी, लेकिन दोनों खिलाड़ी अपने मान्यता पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ रहे। ये मान्यता पत्र ही चीन में प्रवेश के लिए वीज़ा का काम करते हैं। तीसरी वुशु खिलाड़ी नियमान वांगसू अपना मान्यता पत्र डाउनलोड करने में कामयाब रहीं, लेकिन उन्हें सूचित किया गया कि वो हांगकांग से आगे की यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो ये है साहब। अब ये देखिए क्या होता है। ये 3 खिलाड़ी तो जाएंगे नहीं हमको लगता है, और मामला तो पहले से ही चाइना से गड़बड़ चल रहा है, और चाइना साहब जो है अपनी दादागिरी दिखाते रहते हैं, हमको पता ही है। तो ये है मामला सारा सब कुछ। अब एशियाई खेलों में भारत कैसा प्रदर्शन करेगा और पिछला प्रदर्शन उसका कितना बढ़िया रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इस नवभारत टाइम्स में ही एक आर्टिकल छपा है आज, तो 2 मिनट आप मुझे दीजिए। तो एशियन गेम्स के परफॉर्मेंस के बारे में आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा। ये संपादकीय पेज पर छपा है, ये मनोज चतुर्वेदी जी हैं, उनका लेख छपा है। तो इसमें दिया हुआ है, मैं 2 लाइन पढ़ के सुना देता हूँ मनोज जी के आर्टिकल से। ये पिछले एशियाई खेलों में भारत ने 16 गोल्ड के साथ 70 मेडल जीते थे, तो इस बार क्या हम 100 पार करेंगे, ये लिखा है इन्होंने। चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहे एशियाई खेलों में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आस लगाए हुए है, और इस बार 100 पार का नारा दिया गया है, यानी भारत 100 से ज़्यादा पदक जीतने की उम्मीद कर रहा है। 5 साल पहले जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में 16 स्वर्ण सहित 70 पदक जीते थे, और इसका मतलब कि भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा 100 पदकों का आंकड़ा पार करना चुनौतीपूर्ण होगा। तो इसमें जिसमें स्वर्णिम प्रदर्शन की आस है, इस बार ऐसे स्टार खिलाड़ियों में नाम जो है इन्होंने दिया है। कौन कौन से हैं मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। जेवलिन थ्रो फेंकने वाले हमारे वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा साहब, बॉक्सर निखत जरीन, पहलवान बजरंग पुनिया, स्टिपल चेजर अविनाश सांबले, शटलर मतलब बैडमिंटन, सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी, HS प्रणय, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे गोल्ड की पूरी उम्मीद है। और भारत का 3000 मीटर स्टेपल चेज में प्रतिनिधित्व करने वाले अविनाश साबले भी पिछले कुछ सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलताएं हासिल करके देश का नाम रोशन किया है। वो कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता हैं, और यदि वो अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकाल सके तो उनसे भी गोल्ड की उम्मीद की जा सकती है। तो ये है। और इस बार एशियाई खेलों में भारत से 68 एथलीट जा रहे हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा दल है। सो पदकों की संख्या में भी इजाफे की उम्मीद है, यानी 68 लोग जा रहे हैं। कम से कम 68 तो आप जीतिए ही जीतिए, बाकी 100 पार कर लीजिए तो हमारी शुभकामनाएं आपको। और बहुत बहुत करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपको, आपके साथ। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिए, और हम आपके बारे में जो भी हमें फुटेज या फ़ोटो वगैरह जो भी मिलता रहेगा, हम अपने चैनल पर हम आपको दिखाते रहेंगे। और हमारे दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार आपको। आपने हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या जो है 20,000 तक पहुंचा दी है ऑलमोस्ट। आज पहुंच जाएगा मुझे लगता है। तो इस तरह से प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपना प्यार बनाए रखिए, हमारा हौसला बनाए रखिए।
हमारे चैनल को देखते रहिए, लेकिन इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे एक वीडियो पे 3 मिलियन मतलब 30 लाख व्यूज चले गए, लेकिन उसके 5% लोग भी जो है हमको सब्सक्राइब नहीं किए। कर लिए होते तो 1.5 लाख सब्सक्राइबर होते कम से कम। 10% तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा प्लीज़ 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 ना कीजिए। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मेरा फॉलोअर्स की संख्या जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।